हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू समर आईएएस। आई होप आप सब खैरियत से हैं, अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं। सिंसियरली आप अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस में लगे हैं एंड खूब मेहनत कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम लोग 1 जनवरी 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर और इसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2025 प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए, एज वेल एज जितने भी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं जो यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, या स्टेट पीएससी के एग्जाम्स हो गए, रेलवे हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, इन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, ना सिर्फ हम करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि अगर यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए तो एमसीक्यू कैसे फ्रेम किए जा सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड अगर मेंस आंसर राइटिंग में आपने कहीं पर इस डाटा का इस्तेमाल करना है तो किस तरह से आप इस डाटा का यूज करें ताकि एक इफेक्टिव आंसर आप लिखकर तैयार कर सकें और अच्छे से अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें एंड अपना सिलेक्शन ले सकें। तो काफी कुछ है जानने के लिए, काफी सारी चीजें हैं सीखने के लिए, एंड इट्स माय गारंटी ये सेशन आपकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा एनहांस करेगा। तो इसी नोट पे नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू 1 जनवरी 2025 का द हिंदू और उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अब हम लोग शुरू करते हैं। पहला समाचार ये रहा, देखते हैं इसे। तो पहली न्यूज में हमको बात करनी है मिक्सोपैथी के बारे में। मिक्सोपैथी क्या होती है हम लोग एक तो पहले तो ये देखेंगे और उसके बाद में फिर मिक्सोपैथी के बारे में बात क्यों करना है, क्यों ये करंट अफेयर्स में है, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं ऐसा। मिक्सोपैथी की डेफिनेशन क्या है? मिक्सोपैथी डिनोट्स मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट मेडिकल सिस्टम्स लाइक एलोपैथी और मॉडर्न मेडिसिन विथ होम्योपैथी एंड आयुर्वेदा फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स। मतलब ये कि जो अलग अलग हमारे मेडिसिन के सिस्टम्स हैं, इलाज करने के लिए जो अलग अलग व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, एलोपैथी जैसे एक व्यवस्था हो गई जिसमें हम लोगों को अंग्रेजी दवाइयां दी जाती हैं, आयुर्वेद एक अपना एक मेडिकल सिस्टम अलग हो गया, या फिर यूनानी मेडिसिन का अपना एक अलग सिस्टम हो गया। तो ये अपने अलग अलग मेडिकल सिस्टम्स होते हैं। अब मिक्सोपैथी क्या कह रही है कि आप ये जो अलग अलग मेडिकल सिस्टम्स हैं इनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस को आपस में शामिल कर लीजिए। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात कर लेते हैं सर्दी खांसी की। तो सर्दी खांसी के इलाज के लिए अगर हम एलोपैथिक दवाइयां लेंगे तो वहां पे इलाज का तरीका अलग है, होम्योपैथी की दवाइयां लेंगे तो वहां पे इलाज का तरीका अलग है, आयुर्वेद से अगर अपना सर्दी खांसी का ट्रीटमेंट करते हैं तो एक अलग है, और यूनानी जो व्यवस्था है उसमें आपको ऑल टुगेदर अलग किस्म की मेडिसिन दी जाएंगी और अलग तरीके से आपका इलाज किया जाएगा। तो मिक्सोपैथी का जो लॉजिक है वो ये है कि सबकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, अलग अलग जो मेडिकल सिस्टम्स हैं, इनकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको आप ले लो और उन सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस को आप कंबाइन करो और उसकी मदद से आप इलाज करो। सर्दी के इलाज की बात कर लेते हैं कि आपको एकदम अगर आपकी जो नॉस्ट्रल्स हैं अगर वो चोक हो रहे हैं तो उसके लिए फिर कोई केमिकल वगैरह जो आते हैं या जो दवाइयां आती हैं कि आपने एक बार अगर थोड़ा सा नॉस्ट्रल में डाल लिया तो 10 घंटे के लिए 12 घंटे के लिए आपके नॉस्ट्रल्स खुल जाएंगे, चाहे कितनी भी ज्यादा आपको भयंकर सर्दी हो रही हो, और सांस लेने में दिक्कत नहीं होती। इसी तरीके से आयुर्वेद में जो दवाइयां दी जाती हैं या फिर जो खाने के प्रिस्क्रिप्शन दिए जाते हैं उसकी मदद से ना सिर्फ आपका वायरस खत्म होता है बट आपकी इम्यूनिटी इस तरह से डेवलप होती है कि अगली बार आपको सर्दी इतना आसानी से नहीं होगी। होम्योपैथी में इलाज जो है बहुत सटल होता है और बहुत धीरे धीरे किया जाता है ताकि जड़ से जो है खत्म हो जाए और इम्यूनिटी इतनी ज्यादा बूस्टअप हो जाए कि बहुत कम चांसेस बचे आपकी बॉडी में फिर से सर्दी लगने के। इसी तरीके से सबके अपने अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, अलग अलग उनकी प्रैक्टिसेस हैं। तो इनका कहना यह है कि हर एक जो भी आपका मर्ज है या फिर कोई भी अगर आपकी बीमारी है उसके लिए हर एक मेडिकल सिस्टम की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं आप उनको उठा लो, आपस में उनको कंबाइन करो और उसकी मदद से फिर आप इलाज करो। ये जो व्यवस्था है या फिर ये जो आइडिया है इसको बोला जाता है मिक्सोपैथी। मिक्सो से आपको समझ में आ ही रहा होगा कि मिक्स करिए, और पैथी जो है ये शब्द इस्तेमाल होता है मेडिकल सिस्टम्स के लिए या मेडिसिन के सिस्टम्स के लिए। तो मिक्सोपैथी का मतलब क्या हो गया? अलग अलग जो आपके मेडिकल सिस्टम्स हैं इनको आपस में कंबाइन करके या इनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस को उठाकर साथ में लेकर आए और उसकी मदद से अगर आप फिर इलाज करते हैं तो ये मिक्सोपैथी कहलाता है। तो ये तो अपना डेफिनेशन हो गया कि मिक्सोपैथी होती क्या है। अब फिर वही क्वेश्चन कि इसको करंट अफेयर में क्यों पढ़ना है या फिर ये करंट न्यूज में क्यों बना हुआ है, उसकी वजह है। वजह यह है कि गुजरात का जो डिवीजन है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वो संस्था है जो पूरे भारत में कैसे आपकी जो एलोपैथी का इलाज होता है, मॉडर्न मेडिसिन भी जिसको हम लोग कई बार कहते हैं, किस तरह से ये इसके अलग अलग इलाज किए जा रहे हैं, क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, क्या दवाइयां प्रिस्क्राइब की जा रही हैं, कौन से टेस्ट लिखे जा रहे हैं, इन सारी चीजों को गवर्न करने की जिम्मेदारी, इनफैक्ट मॉडर्न मेडिसिन की जो पढ़ाई होती है एमबीबीएस वगैरह सब कुछ देखने की जिम्मेदारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के ऊपर आती है। अब न्यूज ये है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का जो गुजरात डिवीजन है उन्होंने गुजरात की जो गवर्नमेंट है या गुजरात के जो लॉ मेकर्स हैं उन्होंने एक आइडिया प्रपोज किया है कि भाई ये जो मिक्सोपैथी है इसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए, या मिक्सोपैथी के तहत में आपके जो एक
तरीके का जो मेडिकल सिस्टम का डॉक्टर है वो दूसरे तरीके के मेडिकल सिस्टम की दवाइयां भी प्रिस्क्राइब कर सकता है। जैसे आयुर्वेदिक का डॉक्टर हो गया तो वो एलोपैथी की मेडिसिन को भी जो है प्रिस्क्राइब कर सकता है। इस तरीके का आइडिया जो है कुछ लॉ मेकर्स ने गुजरात में जो है फ्लोट किया था और इसको लेकर कुछ मीटिंग्स वगैरह की गई थी। तो उसके काउंटर में अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की गुजरात डिवीजन ने इस आइडिया को अपोज किया है। उन्होंने मिक्सोपैथी को उन्होंने ये कहा है कि मिक्सोपैथी इज नॉट अ गुड आइडिया, इट्स अ बैड आइडिया, और इससे होगा ये कि हाई चांसेस हैं कि जो आपका पेशेंट है जिसके ऊपर मिक्सोपैथी आप प्रैक्टिस करोगे उसकी जान को भी खतरा हो सकता है, वो हाई रिस्क पे है। तो ये आइडिया जो है ठीक नहीं है और लॉ मेकर्स को इसको इंप्लीमेंट नहीं कराना चाहिए। आईएमए का इसके पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि अगर लेट से कोई बीमारी है, दिल की बीमारी की बात कर लेते हैं या लिवर की बीमारी की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले आप जिस भी डॉक्टर के पास जाओगे वो टेस्ट वगैरह लिखेगा, डायग्नोज करेगा कि क्या समस्या आ रही है आपको। एक बार जब वो हो जाएगा तो उसके बाद में फिर उसने अपना इलाज करना है, उसके लिए वो आपको कुछ दवाइयां देगा। अगर आप एलोपैथी से इलाज कराते हो, अब आपको कुछ दवाइयां दी जा रही हैं जिससे आपके लिवर और जो भी उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है उसका इलाज किया जा रहा है। अब इसी वक्त अगर आपने आयुर्वेदिक की भी दवाइयां लेना शुरू कर दी या फिर आयुर्वेद के जो है प्रिकॉशंस लेना शुरू कर दिया या आयुर्वेद के अनुसार जो है आपने उसका इलाज कराना शुरू कर दिया, तो उसका भी जो इलाज है वो बेसिकली लिवर को टारगेट कर रहा है। अब कहीं ये ना हो जाए कि एलोपैथी की जो ट्रीटमेंट दी जा रही है और आयुर्वेदिक का जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो आपस में एक दूसरे के साथ में जो है क्लैश कर जाए और उससे आपकी बॉडी के ऊपर गलत असर पड़ जाए। एंड सेम गोस फॉर कि एलोपैथी का ट्रीटमेंट हो रहा है और आपने होम्योपैथी शुरू कर दिया या फिर आपने यूनानी मेडिसिन लेना शुरू कर दिया और वो आपस में फिर एक ही वक्त पे जो है टारगेट कर रहे हैं एक ही ऑर्गन को और वो फिर आपको नुकसान न दे जाए। तो एक तो इनका ये कहना है, तो एक तो इस वजह के चलते जो है इन्होंने ये कह दिया कि आपके जो पेशेंट्स हैं जिसके ऊपर आप ये करना चाहते हो वो रिस्क में आ जाएंगे, तो ये सही आइडिया नहीं है। दूसरा, ये जो यहाँ पे एक मीटिंग हुई थी हेल्थ डिपार्टमेंट की, गुजरात के हेल्थ डिपार्टमेंट की एक मीटिंग हुई थी, इसमें फिर इस आइडिया को फ्लोट किया गया था कि हम लोग मिक्सोपैथी को बढ़ावा देते हैं और साथ ही साथ ये भी बोला गया था कि इसमें हम लोग फिर अलाउ करेंगे कि भाई जो होम्योपैथी के डॉक्टर्स हैं या जो आयुर्वेदिक मेडिसिन में जिनको ट्रेन किया गया है वो एलोपैथी को प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर एलोपैथी की जो मेडिसिन हैं इनको वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यहाँ पर भी जो है खड़ा हो गया एंड मेरा मानना है कि राइटली खड़ा हो गया, सही किया इन्होंने बोला कि ये कोई वाइज डिसीजन नहीं है। आदमी ने एलोपैथी की पढ़ाई करी नहीं है, उसको आयुर्वेद में ट्रेन किया गया है, होम्योपैथी में ट्रेन किया गया है। आप प्रैक्टिस करते करते कुछ बेसिक मेडिसिन आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जनरली आदमी को अंदाजा लग जाता है। जैसे अगर आप सर्दी की दवाई लेने के लिए सीधे सीधे डॉक्टर को ना दिखाकर, वैसे ऐसा करना नहीं चाहिए, बस एक एग्जाम्पल देने के लिए बता रहा हूँ कि डॉक्टर को ना दिखाकर अगर आप डायरेक्ट जाके जो दवाइयों की दुकान है वहां पर उससे बोलोगे यार सर्दी हो रही है दवाई दे दे, तो उसको भी इतना आइडिया हो गया दवाइयां बेचते बेचते कि वो उसको भी पता है यार सर्दी की जो बेसिक मेडिसिन है वो पकड़ा देगा। तो उसी तरह से अगर कोई आदमी काफी वक्त से होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रहा है, आयुर्वेद प्रैक्टिस कर रहा है, बेसिक जो दवाइयां होती हैं एलोपैथी की जो किसी भी मर्ज के लिए दी जाती हैं थोड़ा बहुत अंदाजा इनको भी होता है, तो ये भी उसको बोल देते हैं कि अगर हो रहा है एकदम से आपको तुरंत में कोई फायदा चाहिए तो ये फलानी फलानी मेडिसिन ले लो। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि उसको एलोपैथी प्रैक्टिस करने की परमिशन दे दी जाए। एमबीबीएस की अपनी पूरी 5 साल की एक पढ़ाई है, फिर उसके बाद एक स्पेशलाइजेशन है, उसके बाद में उसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस होती है और तब जाकर आदमी एलोपैथिक या फिर मॉडर्न मेडिसिन को जो है एक इस तरह से कह सकते हैं अच्छे डॉक्टर के तौर पर प्रैक्टिस कर पाता है। यहां पर आप एक अलग तरीके की विधा में ट्रेन किए गए डॉक्टर्स को अगर आप ये बोलोगे कि भाई तुम एलोपैथी भी प्रैक्टिस कर सकते हो, तो ये बहुत गलत आइडिया है। मेरा मानना है आईएमए ने सही किया। तो इस पर्टिकुलर चीज का भी जो है विरोध किया गया था। यहां पर भी जो है मिक्सोपैथी की बात उठी थी और उसी के फिर काउंटर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की गुजरात डिवीजन ने इसका विरोध किया है और उस पूरी बात के चलते मिक्सोपैथी की जो ये प्रैक्टिस है, ये जो पूरा का पूरा प्रोसीजर है वो न्यूज में आ गया। तो ये तो हो गया अपना समाचार। अब यहां से क्वेश्चंस क्या बनेंगे? ये तो कोई नहीं पूछेगा कि किसने किसका विरोध किया या क्यों विरोध किया गया है या कौन सी सरकार जो है मिक्सोपैथी को लाना चाह रही थी। ये जरूर पूछा जा सकता है कि मिक्सोपैथी होती क्या है, मिक्सोपैथी में क्या किया जा रहा है। मिक्सोपैथी में तो अपने को याद रखना है अलग अलग मेडिकल सिस्टम्स की या मेडिसिन के सिस्टम्स की बेस्ट प्रैक्टिसेस को उठाकर एक कॉमन कोई सिस्टम बनाने की कोशिश की जा रही है। इसमें फिर ये भी कोशिश की जा रही है कि एक मेडिसिन सिस्टम की प्रैक्टिस करने वाला आदमी या डॉक्टर किसी दूसरे मेडिसिन सिस्टम के जो है वो उसकी दवाइयां भी प्रिस्क्राइब कर सकता है, उसकी भी प्रैक्टिस कर सकता है। तो इस तरीके की जो क्रॉस ब्रीडिंग ये करने की कोशिश कर रहा है, ये सारी की सारी चीजें मिक्सोपैथी के अंदर में आती हैं। इसमें से क्वेश्चन अगर बना तो एमसीक्यू बनेगा और ये क्वेश्चन इसी के ऊपर आएगा कि मिक्सोपैथी होती क्या है या मिक्सोपैथी का बेसिक मतलब क्या है। डेफिनेशन अपने को पता रखनी है, बाकी यहां से और ज्यादा कुछ काम का नहीं है। मगर ये क्यों न्यूज में है वो कंटेक्स्ट आपको बताने के लिए मैंने ये न्यूज आपके साथ में शेयर करी है। बट मेन अपने काम की जो चीज है वो ये डेफिनेशन ही है, तो इस डेफिनेशन को अपने को याद रखना है। चले, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। अब अगली न्यूज देखते हैं। चले नेक्स्ट न्यूज डिस्कस करते हैं। अब इस समाचार में हमको यमन के बारे में बात करनी है।
यमन देश में कोई एक इंसिडेंट हुआ है जिसके चलते यमन इंडिया में काफी ज्यादा न्यूज में आ गया है। तो पहले तो वो इंसिडेंट क्या है वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद में फिर यहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। समाचार यह है कि एन इंडियन नर्स निमिषा फ्रॉम केरला हैज बीन गिवन डेथ सेंटेंस इन सना, capital of Yemen, presently in control of Houthi rebels. As we don't maintain any official relations with Houthis, so situation has become more complex. समाचार यह है कि केरल की हमारी एक नर्स हैं जिनका नाम है निमिषा, इनको यमन का जो कैपिटल शहर है जिसका नाम सना है, जो हाल फिलहाल हूती रेबल्स के कंट्रोल में है, हूती रेबल्स के कंट्रोल में शहर में ये निमिषा जो हमारी नर्स है केरला की, इनको मौत की सजा दी गई है और 1 महीने के अंदर अंदर ये मौत की सजा एग्जीक्यूट होने वाली है। मतलब 1 महीने के अंदर अंदर इनकी जो डेथ सेंटेंस है इसको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। अब प्रॉब्लम यह है कि क्योंकि हूती रेबल्स के साथ में इंडिया के अपने कोई डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स नहीं है, तो इसके चलते ये सिचुएशन और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है कि अब एक होता है कि अगर किसी सरकार ने किसी देश में अगर ये सजा दी होती और उनके साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, तो फिर हम लोग कांटेक्ट करते हैं उनसे पूछते हैं कि भाई क्या वजह है, कुछ कोशिश करते हैं कि हम लोग किसी तरह से इसको रुकवा सकें या इनकी सजा माफ करवा सकें या मृत्यु की सजा को कम करवा के उम्र कैद या 10 साल या 8 साल में इस तरीके से कुछ कम करवा सकें। बट क्योंकि हूती रेबल्स बेसिकली एक रेबल ग्रुप है जिसने यमन में सिविल वॉर छेड़ रखा है और हम लोग उनको रिकॉग्नाइज नहीं करते, तो उनके साथ में हमारे कोई संबंध नहीं है, कोई डिप्लोमेटिक लिंक या कांटेक्ट नहीं है। इसलिए अब इस सेंटेंस को एग्जीक्यूट होने से रुकवाना अपने आप में बहुत ज्यादा चैलेंजिंग बन गया है। अब क्योंकि मैं ये समाचार थोड़ा सा लेट शूट कर रहा हूं, इसलिए मुझे इसके बाद का भी एक डेवलपमेंट पता है, वो भी मैं आपके साथ में शेयर करता हूं। ये जो हूती रेबल्स हैं इनको ईरान सपोर्ट करता है। ईरान के सपोर्ट की मदद से ये यमन में सिविल वॉर कर रहे हैं। तो ईरान के कुछ डिप्लोमेट्स के साथ में, ईरान के कुछ टॉप ऑफिशियल्स के साथ में हमारे लोग बैठे थे और उनको ये सिचुएशन बताई थी निमिषा के साथ में जो सिचुएशन बन गई है। तो इन्होंने हमको एश्योरेंस दिया है कि ये हूती रेबल्स के साथ में बात करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से इनको जो डेथ सेंटेंस दिया गया है इसको रुकवाया जा सके। ये थोड़ा सा आगे की खबर है, ये 1 तारीख का जो अपना समाचार है तब तक में खबर नहीं हुई थी, मगर क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट इस आज के करंट अफेयर्स को शूट कर रहा हूं तो मुझे इसके आगे का डेवलपमेंट पता है। अब पहली बात तो ये कि इनको सजा हुई क्यों है, निमिषा नाम की ये जो महिला है, ये जो केरला की नर्स है, इनको सजा क्यों हुई है, थोड़ा सा वो डिस्कस करते हैं। देखिए, ये आपका यमन में काफी वक्त से काम कर रही थी, वहां पे फिर इनका एक पार्टनर बना, उस पार्टनर के साथ, और वो जो था वो लोकल वहां का यमन का नागरिक था, उसके साथ में फिर मिलकर इन्होंने एक हॉस्पिटल खोला या फिर एक क्लिनिक खोला था और उस क्लिनिक को इन्होंने चलाना शुरू किया। अब बाद में वो जो वहां का लोकल इनका पार्टनर था उसके साथ में इनके रिलेशनशिप्स खराब हो गए और उसने इनका पासपोर्ट जब्त कर लिया एंड पासपोर्ट जब्त कर लिया, प्लस इनका कहना यह है कि काफी ज्यादा जो है वो अब्यूजिव हो गया था, परेशान करता था, टॉर्चर करता था, इस तरीके की चीजें। तो अपना पासपोर्ट रिट्रीव करने के लिए, किसी तरीके से उससे अपना पासपोर्ट ले सकने के लिए इन्होंने उसको कुछ, उसके ड्रिंक में कुछ इंटॉक्सिकेशन वगैरह जो है मिलाकर दिया कि ये आदमी नशे में आके सो जाएगा या बेहोश हो जाएगा। तो इसकी जो भी इसके ऑफिस में या जहां पे भी इसने मेरा पासपोर्ट छुपा के रखा होगा, मैं उस पासपोर्ट को फिर ढूंढ लूंगी और लेके मैं यहां से निकल जाऊंगी इसके पहले कि ये मुझे फिर परेशान कर सके। ये इनका ऑब्जेक्टिव था। अब हुआ ये कि इस व्यक्ति को जब इन्होंने वो इंटॉक्सिकेटिंग जो भी चीज दी इनके ड्रिंक में मिलाकर, उसके चलते उसकी मृत्यु हो गई, हार्ट अटैक वगैरह कुछ आ गया होगा और उसके चलते उसकी मृत्यु हो गई। अब जब एक बार उसकी मृत्यु हो गई तो फिर वहां पर इन पे ऐसा एलिगेशन लगा है कि इन्होंने वहां के फिर एक और कोई लोकल दूसरा व्यक्ति था उसके साथ में मिलकर इनकी बॉडी को डिसमेंबर किया है और उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। अब ये सारा काम जो है 2017-2018 के आसपास में हुआ था। उसके बाद में फिर इनको मौत की सजा दी गई थी। फिर उनके जो भी आपका जस्टिस का सिस्टम था उसमें उन्होंने अपील वगैरह करी होगी, करते करते फाइनली जो है इनकी जो मौत की सजा है इसको फाइनली अप्रूव किया गया है। अब इस वक्त जहां पे ये मौजूद है सना कैपिटल में यमन के, वहां पे फिलहाल हूती रेबल्स का कब्जा है, तो उन्होंने फिर इस सजा को जो है इस पे मुहर लगा दी है और अब इनको मौत की सजा जो है 1 महीने के अंदर अंदर इंप्लीमेंट होना है। इस तरीके की सिचुएशन अभी बनी हुई है। अब देखते हैं यहाँ पे ईरानियन ऑफिशियल्स वगैरह को बोला, इन्हें अपना एश्योरेंस तो दिया है कि हम कोशिश करेंगे कि इसको किसी तरह से रुकवाया जा सके। आगे फर्दर जो भी डेवलपमेंट इस न्यूज में होता है वो देखा जाएगा। अब यमन की जो हाल फिलहाल की सिचुएशन है वो ये है कि पूरा का पूरा जो यमन है उसके ऊपर किसी भी एक सरकार का या किसी भी एक गवर्नमेंट का कब्जा नहीं है, या किसी भी एक सरकार या किसी गवर्नमेंट का जो है राज लागू नहीं है, राज नहीं चल रहा। पूरे के पूरे यमन में एक तरीके का सिविल वॉर छिड़ा हुआ है और इस सिविल वॉर के चलते इसके इलाके को बेसिकली 3 अलग अलग पार्टीज जो हैं वो रूल कर रही हैं। इसके एक तरीके से आप यूं कह सकते हैं यमन के इस वक्त में 3 हिस्से हो रखे हैं और हर एक हिस्से के ऊपर एक पर्टिकुलर ग्रुप जो है उसका कब्जा है। जैसे एक हिस्से के ऊपर हूती रेबल्स का कब्जा है, दूसरे के ऊपर एक तरीके से कह सकते हैं ग्रुप कह लीजिए, गवर्नमेंट कह लीजिए, जिसको सऊदी अरब जो है वो बैक करता है, उनका कंट्रोल है। इसी तरीके से एक और ग्रुप है उसके हाथ में भी कुछ जमीन है और उनको यूएई वाले जो है वो सपोर्ट करते हैं। तो इस तरीके से यमन बेसिकली 3 हिस्सों में जो है डिवाइडेड है। इसका
लगभग लगभग आधी पॉपुलेशन और इसका जो कैपिटल है वो हूती रिबल्स के पास में है। एंड इसके जो दो बचे हुए हिस्से हैं उसमें से एक हिस्से को एक ग्रुप या फिर एक गवर्नमेंट रूल कर रही है जिसको बैकिंग है सऊदी अरब की, और एक गवर्नमेंट या फिर एक ग्रुप रूल कर रहा है जिसको बैकिंग है यूनाइटेड अरब अमीरात की। अब सिचुएशन और ज्यादा खराब इसलिए हो जाती है कि सना और उसके आसपास का वो पूरा इलाका जिसपे हूतीज का कब्जा है उसके ऊपर हाल फिलहाल इजरायली और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वाले जमकर बॉम्बिंग कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने रेड सी में खूब जो है रॉकेट मार के शिपिंग को डिस्टर्ब करने की कोशिश की थी, प्लस इजराइल के ऊपर कुछ हमला कर दिया था, रॉकेट लॉन्च कर दिया था। तो उसके काउंटर में अब यमन की अच्छी खासी बम्बार्डमेंट जो है इजराइल और यूएसए के द्वारा की जा रही है, तो इससे भी और ज्यादा समस्या हो गई है। हालांकि इन सारी चीजों के बीच में कुछ सोर्सेस का यह भी कहना है कि हूतीज के साथ में बैक चैनल या फिर बैकडोर डिप्लोमेसी ऑन है, उनके साथ में निगोशिएशंस किए जा रहे हैं कि किसी तरीके से सना को छुड़वाया जा सके। इसके लिए जो तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है वो है ब्लड मनी। ब्लड मनी का मतलब यह होता है कि अगर आपसे किसी की हत्या हो गई या आपने किसी के साथ कुछ गलत कर दिया है, अब उसकी आपको जो सजा मिल रही है उस सजा से बचने का एक तरीका होता है कि जो भी आपने अपराध किया है और उसके चलते जिस व्यक्ति का नुकसान हुआ या उसकी अगर उसकी मृत्यु हो गई है तो उसकी फिर जो फैमिली है उसको आप एक सर्टेन अमाउंट में पैसा पे कर दीजिए, और जितना उनको एप्लीकेबल हो, जितना वो चाहते हैं या जितने में आपका सेटलमेंट हो जाए, एक सर्टेन अमाउंट में आप पैसा पे कर दीजिए। और उसके बाद अगर विक्टिम या विक्टिम की फैमिली ने बोल दिया कि भाई हमने इस व्यक्ति को माफ कर दिया है, तब आपको फिर कोई सजा नहीं दी जाएगी। इसको कहा जाता है ब्लड मनी। और ब्लड मनी का जो ये सिस्टम है ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है यमन के लीगल सिस्टम में, यानी कि अगर आपसे कोई अपराध हो गया है और अगर आप उसके बदले में पैसा पे कर सकते हैं तो फिर आपको छोड़ दिया जाएगा ब्लड मनी देकर। और अगर आप फैमिली जिसका भी जो भी विक्टिम या फिर विक्टिम की फैमिली अगर वो पैसा लेकर आपसे बोल देते हैं कि ठीक है अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आपको ब्लड मनी देकर रिहा कर दिया जाएगा। ये लीगल है वहां के सिस्टम में। तो बैकडोर में ये भी पता चला है कि ये ब्लड मनी की मदद से भी जो है सेटलमेंट वगैरह कराने की कोशिश की जा रही है। तो ये तो अपना समाचार हो गया। अब यहां पे यमन का मैप देखिए, यहां से क्योंकि जो क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं वो मैपिंग के क्वेश्चंस हो सकते हैं। ये तो हार्डली एक दो सवाल बनते हैं कि किस देश में जो है मौत की सजा दी गई थी और ब्लड मनी क्या होता है इस तरीके, या फिर यमन के ऊपर फिलहाल जो है किसका कब्जा है, हूती रेबल्स क्या है, इस तरीके के दो चार सवाल तो बनता है। मगर इसके अलावा प्रोमिनेंटली जो क्वेश्चंस यहां से पूछे जाएंगे वो मैपिंग के क्वेश्चंस हो सकते हैं। मगर आपको बैकग्राउंड समझ में रहे, समझ में आए कि क्यों आखिर अपन लोग मैपिंग के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, उसके लिए मैंने आपको ये पूरा न्यूज बताई थी। तो ये जो इलाका आपको देखने को मिल रहा है, चलिए मैं पहले आपको मैप पे दिखाता हूं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये है अरेबियन पेनिनसुला। अब अरेबियन पेनिनसुला का ये जो क्षेत्र है लगभग एक रफ ड्राइंग बना रहा हूं, ये इलाका यमन है और इसके ऊपर का सऊदी अरब है और यहां पे यूनाइटेड अरब अमीरात आ जाता है। अब यमन के इस इलाके में लगभग इतना इलाका जो है वो हूती रेबल्स के कब्जे में है। ये इसका कुछ इलाका जो है यहाँ पे सऊदी बैक ग्रुप के कब्जे में है और थोड़ा सा इलाका यूनाइटेड अरब अमीरात के कब्जे में। पॉइंट यह है कि ये जो क्षेत्र है जो यमन जो आपका हूती रेबल्स के कब्जे में है, यहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहती है। तो हूतीज इसके चलते यहां पर एक अच्छी बार्गेनिंग पोजीशन में है कि देश की कैपिटल भी उनके पास में है, सना कैपिटल भी यहीं पर है और लगभग आधी पॉपुलेशन जो है वो भी उनके कंट्रोल में है। तो इसके चलते हूतीज जो है एक अच्छी पोजीशन में है यहाँ पे। अब ये जो छोटा सा आपको ओपनिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है इसे बोलते हैं बाब अल मंडेब। अब ये जो छोटी सी ओपनिंग है, ऊपर इसके रेड सी है और यहां पर आपका अरेबियन सी है, तो इन दोनों को कनेक्ट करती हुई जो ये बाब अल मंडेब है, यहां से आप चाहे इस तरफ आ रहे हो चाहे इस तरफ जा रहे हो, आपको ये रास्ता लेना पड़ता है। यहां पर हूती रेबल्स ने खूब बम्बार्डमेंट वगैरह कर यहां से जो शिपिंग होती थी उसको एक तरीके से डिस्टर्ब कर रखा था। प्लस यहां से इन लोगों ने इजराइल के ऊपर कुछ मिसाइलें वगैरह भी लॉन्च करी थी। उसके काउंटर में अब इस इलाके में यूएसए और इजराइल वाले जो है जमकर बम्बार्डमेंट वगैरह कर रहे हैं। तो एक तो ये चीज जो है सिचुएशंस को कॉम्प्लिकेट करती है, प्लस अपने कोई इनके साथ में डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स नहीं है। ईरानियंस जो है इनको बैकिंग करते हैं, तो अपन ने ईरान वालों से बोला, अब ईरान वाले इनसे बात करके अगर निमिषा को छुड़वा लेते हैं तो एक बात है। तो ये हो गया इस आपकी यमन की पोजीशन। अब यहां पर ध्यान से देखिए, इसका जो ये नीला इलाका आपको देखने को मिल रहा है, ये ब्लू कलर से जो पोर्शन यहाँ पे पेंटेड है, ये प्रोमिनेंटली हूती रेबल्स के कब्जे में है। कभी इसका थोड़ा सा ज्यादा इलाका इनके कब्जे में आ जाता है, कभी इसमें थोड़ा सा इलाका इनके हाथ से निकल जाता है, क्योंकि लड़ाई वहां पे लगातार चल रही है। बट प्रोमिनेंटली ये इलाका जो है इनके कब्जे में है। इसके ऊपर यहाँ पर रेड सी जा रही है, यहाँ ये छोटा सा जो ओपनिंग है इसको बाब अल मंडेब बोला जाता है, और यहाँ पर फिर जो है आपकी यहां पर आपको अरेबियन सी देखने के लिए मिल जाती है। तो इसकी पोजीशन आपको याद रखनी है कि यमन कहां पर सिचुएटेड है या फिर कहां पर स्थित है। जवाब हो जाएगा ये आपका जो आपका अरेबियन पेनिनसुला जो है इसमें सिचुएटेड है। इसका कैपिटल क्या है, उसका नाम अपने को याद रखना है, सना है। हूती रेबल्स कहां पर ऑपरेट कर रहे हैं, यमन में ऑपरेट कर रहे हैं। इसके अलावा ये जो बाब अल मंडेब है वो किसको कनेक्ट करता है, तो रेड सी को वो आपका अरेबियन सी के साथ में कनेक्ट करता है। यमन के
ऊपर की तरफ में अगर हम देखेंगे तो एक तो आपको सऊदी अरब इसका एक इमीडिएट नेबर मिल जाएगा और दूसरा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स मिल जाएगा, और इस तरफ अगर देखेंगे तो इरिट्रिया और सोमालिया जो है वो इसके इमीडिएट नेबर्स हो जाएंगे अफ्रीका में। तो इतने कुछ क्वेश्चंस हैं जो यहां से बन सकते हैं और अपने को ध्यान रखना है। चलें, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज, इससे ज्यादा और यहां से कुछ काम का नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। तो अगला समाचार है एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज रिमूव्ड द यूपीआई यूजर ऑनबोर्डिंग लिमिट फॉर व्हाट्सएप पे। With this, WhatsApp Pay can now extend UPI services to its entire user base in India। मतलब ये कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने जो WhatsApp का अपना UPI सर्विस है जिसको WhatsApp Pay के नाम से जाना जाता है, उसके ऊपर एक ऑनबोर्डिंग लिमिट लगा रखी थी। उस ऑनबोर्डिंग लिमिट को उन्होंने विड्रॉ कर लिया। पहला सवाल तो ये उठता है कि ये ऑनबोर्डिंग लिमिट होती क्या है, थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, जब भी कोई सर्विस प्रोवाइडर यूपीआई की फील्ड में उतरता है, वो अपना खुद का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बनाता है जिसकी मदद से आप ऑनलाइन कैशलेस ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो एनपीसीआई ने नियम बनाए हुए हैं कि किसी भी प्लेयर को एकदम से मार्केट में पूरा एक्सेस नहीं दिया जाता। उनके ऊपर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लगाई जाती हैं और उनको बोला जाता है कि आप ये टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी करिए, तब जो है फिर हम आपको ये पर्टिकुलर टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी करिए, उसके बाद में हम आपको मार्केट में एंट्री देंगे, तब आपको यूपीआई का लाइसेंस मिलेगा। एक बार जब आपको लाइसेंस मिल गया, उसके बाद में एक लिमिट लगाई जाती है कि आप इतने इतने टाइम पीरियड तक सिर्फ इतने हजार लोगों को, एक सर्टेन नंबर होता है, कोई भी नंबर हो सकता है, 1,50,000, 10,000, जो भी है, इतने लोगों को ही जो है अपनी पेमेंट सर्विसेज या यूपीआई की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। जब एक बार उतने लोगों तक आपने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, उसके बाद में फिर ये देखा जाता है कि आपकी यूपीआई की सर्विसेज कैसी हैं, आपका जो भी सिस्टम है वो बार बार क्रैश तो नहीं करता, या फिर ऐसा तो नहीं है कि इसको आसानी से हैक किया जा सकता हो, या फिर आपका सर्विस प्रोवाइडिंग जो है वो कितना ज्यादा सीमलेस है, कितना कस्टमर फीडबैक क्या आ रहा है। ये सारी चीजें जब देख ली जाती हैं और आप एनपीसीआई जो है वो एक बार सेटिस्फाई हो जाती है कि आप अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, तो फिर वो आपको जो भी लिमिट लगाई गई है उसके बाद में और फर्दर आपको मौका देता है। जैसे लेट से 50,000 ग्राहकों तक की आपको परमिशन पहली स्टेज में दी गई है। अब आपका काम ठीक ठाक चल रहा है तो फिर आपको बोला चलो आप 5 लाख जो है उतने लोगों तक अपना यूपीआई सर्विस वगैरह पहुंचा सकते हैं। अब एक बार जब आपको ये लगा कि यार ये 5 लाख लोगों को भी ठीक तरीके से केटर कर पा रहे हैं, तो फिर और फर्दर जो है आपको अपना एक तरीके से जो बेस है, यूजर बेस, उसको एक्सपैंड करने की परमिशन दी जाती है। ऐसे करते करते धीरे धीरे ग्रेजुअली एक कोई भी यूपीआई सर्विस प्रोवाइडर जो है उसको मार्केट में फुल एक्सेस दिया जाता है। तो व्हाट्सएप वालों ने भी अपना जो पेमेंट सर्विस है वो काफी वक्त से लॉन्च कर रखा था इंडिया में, धीरे धीरे वो भी अपनी यूपीआई सर्विसेज को ग्रो करवा रहे थे, बट उनके ऊपर अभी तक एक ऑन बोर्डिंग लिमिट लगी हुई थी कि आप इतने से ज्यादा लोगों को अपना व्हाट्सएप पे की जो सर्विसेज हैं वो नहीं प्रोवाइड कर सकते। इससे ज्यादा लोग 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, जो भी एक लिमिट होगी, एक नंबर जो भी होगा, इससे ज्यादा लोगों को जो है आप अपना यूपीआई सर्विसेज अभी ऑफर नहीं कर सकते। अब जो भी उनका लिमिट रहा होगा उसमें उन्होंने अपनी सर्विसेज वगैरह शुरू करी, ठीक तरीके से वो ऑपरेट कर रहे थे, सेटिस्फैक्टरी लगा होगा। तो ये जो ऑन बोर्डिंग लिमिट है कि इससे ज्यादा लोगों को आप अपनी सर्विसेज अभी नहीं दे सकते हो, ये लिमिट अब यूपीआई जो व्हाट्सएप पे है उनकी यूपीआई सर्विसेज के ऊपर से एनपीसीआई ने हटा दिया है। और इसके साथ में अब जितने भी यूजर बेस हैं इंडिया में व्हाट्सएप पे वाले, उनको अपनी यूपीआई सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब ये कि अब कोई भी व्यक्ति अगर व्हाट्सएप यूज कर रहा है और वो अगर व्हाट्सएप की यूपीआई सर्विसेज लेना चाहता है तो वो कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसकी यूपीआई सर्विसेज को अब ले सकता है, क्योंकि उसके ऊपर से व्हाट्सएप पे के ऊपर से ऑनबोर्डिंग लिमिट जो है वो हट चुकी है। तो ये जो है अपनी न्यूज है। 2 बातें यहां से ध्यान में रखनी है। पहला समाचार तो यही बनता है कि एनपीसीआई ने रिसेंटली किसके ऊपर से ऑनबोर्डिंग लिमिट हटाई है, या किसको जो है पूरी तरीके से यूपीआई के सेक्टर में फुल एक्सेस दे दिया गया है। जवाब हो जाएगा व्हाट्सएप पे। और दूसरा, ये जो ऑनबोर्डिंग लिमिट है वो लगाता कौन है किसी भी यूपीआई सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर? जवाब हो जाएगा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है इसको लगाता है। 2 ही क्वेश्चंस बनते हैं, सीधे सीधे एमसीक्यू पूछे जाएंगे। यूपीएससी में तो खैर चांसेस नहीं है, मगर जो रेलवे के पेपर है, एसएससी वगैरह में यहां से क्वेश्चन आ सकता है, तो अपने को ध्यान रखना है। चलें जी, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। चलें नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। तो अगला समाचार स्पोर्ट्स की फील्ड से है। न्यूज यह है कि मुंबई के आयुष मात्रे ने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है for youngest player to score 150 runs in List A cricket during Vijay Hazare Trophy match against Nagaland at 17 years and 168 days. Yashasvi Jaiswal 17 years and 291 days in Mumbai versus Jharkhand was the previous record. मतलब ये कि पहले तो ये समझ लेते हैं कि लिस्ट ए क्रिकेट का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर 8 घंटों के अंदर अंदर आपको मैच खत्म करना है और उसके लिए आप एक सर्टेन लिमिटेड ओवर्स का की लिमिट सेट करते हो कि भाई 25 ओवर आप खेलोगे, 25 ओवर हम खेलेंगे, मगर 8 घंटों के अंदर अंदर जो है आपको मैच खत्म करना है। तो इस तरीके का जो लिमिटेड ओवर मैच होता है, जिसमें आप ओवर्स की लिमिट अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, बट मैच आपको 8 घंटों के अंदर अंदर खत्म कराना है, तो उसको लिस्ट ए क्रिकेट बोलते हैं। अब इस फॉर्मेट में विजय हजारे ट्रॉफी चल रही है फिलहाल, उसमें मुंबई और नागालैंड का मैच हो रहा था। उसमें अब मुंबई की तरफ से खेलते हुए आयुष मात्रे ने 150 से ज्यादा का स्कोर बनाया है और इसी के साथ वो दुनिया के सबसे
यंगेस्ट प्लेयर हो गए हैं जिन्होंने लिस्ट ए क्रिकेट में 150 या उससे ज्यादा का स्कोर जो है वो बनाया। इस वक्त इनकी उम्र, जब इन्होंने ये स्कोर सेट किया है तब इनकी उम्र है 17 साल 168 डेज, 17 साल 168 दिन की जो है इनकी उम्र। इसके पहले ये रिकॉर्ड यशस्वी जायसवाल के नाम था, जब और इनकी उम्र जो थी वो 17 साल 291 डेज थी जब इन्होंने मुंबई वर्सेस झारखंड के खिलाफ में ये रिकॉर्ड बनाया था। मगर अब उस रिकॉर्ड को तोड़कर उसकी जगह पर आयुष मात्रे जो है उन्होंने नया रिकॉर्ड सेट कर दिया। हाई चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन जो है या इस पर्टिकुलर न्यूज के ऊपर क्वेश्चन अपने को रेलवे के एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है, एसएससी में क्वेश्चन आ सकता है। जितने भी डे 1 के एग्जामिनेशन हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की न्यूज है और ये अपने को याद रखनी है। फोटोग्राफ देखिए इनकी, तो काफी यंग है, 17 साल 168 डेज, बहुत यंग एज है और उसमें उन्होंने ये स्कोर जो है अपना बनाकर तैयार किया है। तो याद रखना है इस न्यूज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपके डे 1 के एग्जामिनेशन है उन सबके पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो ये लिस्ट ए क्रिकेट क्या होता है, याद रखना है कि 8 घंटों के अंदर अंदर मैच खत्म करना हो और उसके लिए फिर आप आपस में डिसाइड कर लो कि इतने इतने ओवर्स का जो है हम लोग मैच रख लेंगे, चाहे वो 10 ओवर हो, 12 ओवर हो, 15 ओवर हो, 17 ओवर हो, डजंट मैटर, मगर 8 घंटों के अंदर मैच खत्म करना है। तो उस तरीके का फॉर्मेट कहलाता है लिस्ट ए क्रिकेट। और इस फॉर्मेट में अभी रिसेंटली जो विजय हजारे ट्रॉफी खेली जा रही है उसमें आयुष मात्रे ने आपका 150 से ज्यादा स्कोर करने वाला यंगेस्ट प्लेयर बनने का रिकॉर्ड हासिल किया। पहले किसके पास था, यशस्वी जायसवाल, बट उनसे काफी कम ड्यूरेशन में 168 और 291 डेज में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो 17 साल 168 डेज के एज में इन्होंने नागालैंड के खिलाफ खेलते हुए स्कोर बनाया। चले, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज, आगे बढ़ते हैं। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडे सेशन। आज के सेशन में बस इतना ही। अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम लोग 2 जनवरी 2025 का द हिंदू और उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें और मेहनत करते रहें। थैंक यू, जय हिंद।